लगातार कई सारे राज्यों के चुनाव बीत गए, लोकसभा का भी चुनाव खत्म हो गया। हाल में बिहार का चुनाव जब खत्म हुआ तो इंडिया अलायंस की स्थिति ऐसी नजर आई कि अब उसके नेतृत्व पर और अस्तित्व पर दोनों पर सवाल उठने लगे। पार्लियामेंट के अंदर हो, सड़क पे हो या संसद पे हो, कहीं भी इंडी गठबंधन ने राहुल गांधी जी का नेतृत्व स्वीकार नहीं किया। जिस नेतृत्व में सबसे अयोग्य और जिसको हर दृष्टि से अस्वीकार किया जाना चाहिए, ऐसा कोई व्यक्तित्व अगर कांग्रेस में है तो राहुल गांधी। इंडिया गठबंधन हमेशा से उस शेल कंपनी की तरह रहा है जिसका काम सिर्फ जो है साल में एक बार रिटर्न फाइल करने के टाइम पे होता है। 5 राज्यों के चुनाव है जहां पर कांग्रेस गठबंधन में, बंगाल में ममता को लेगी, तमिलनाडु में वो स्टर्लिंग के साथ जाएगी, आसाम में भी उसे गठबंधन की जरूरत है और केरल में गठबंधन का चुनाव लड़ी रही है। तो यह बताएगा कि इंडिया गठबंधन अभी कितना बचा हुआ है। करने की इंडिया गठबंधन से ज्यादा कांग्रेस को जरूरत है। राहुल गांधी प्रश्न में नहीं होने चाहिए, मुझे लगता है समूची कांग्रेस पार्टी प्रश्न में होनी चाहिए। उनका नेतृत्व तो इस वक्त राहुल गांधी कर रहे हैं इसलिए, लेकिन प्रश्न यह है कि जो नीचे कांग्रेस का कार्यकर्ता है उसके अंदर जो मायूसी है, निरुत्साह है, उदासी है, उसको दूर करने के लिए कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है। वो न मिस्त्री के घर जाने से, न कारपेंटर के घर जाने से, न तालाब के में गोता लगाने से उत्साहित होगा। स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम खबरों के खिलाड़ी। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। मेहमानों से परिचय कराते हैं, फिर विषय का रुख करते हैं। अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, विनोद अग्निहोत्री जी सलाहकार संपादक अमर उजाला हमारे साथ हैं, आज आगे वाली सीट पर हैं। राकेश शुक्ल जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अनुराग वर्मा जी हमारे साथ हैं। समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। और अब से थोड़ी देर में जयदीप कर्णिक जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, अमर उजाला डिजिटल के संपादक। एक एनडीए के गठबंधन के बरक्स एक मजबूत गठबंधन दिखाने की कोशिश लोकसभा चुनाव से पहले हुई। दरअसल कहानी इसलिए लिखी गई क्योंकि कहा यह गया कि एनडीए को उखाड़ फेंकना है, बीजेपी को देश से हटाना है और प्रधानमंत्री मोदी को पीएम पद से हटाने के लिए ये एकजुट जो गठबंधन है ये मजबूती से आगे बढ़ेगा और देश की तस्वीर बदलेगा। आप अपने स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, ये वो तस्वीर है जो लोकसभा चुनाव से पहले दिखाई गई थी, जिसमें विपक्ष के तमाम नेता मंच पर एक साथ हाथ थामे खड़े हुए दिखाई पड़ रहे थे। उस वक्त ऐसा लगा कि हाँ, देश को विकल्प मिल गया है। कहा यह भी गया कि ये इंडिया अलायंस जो है ये देश में वो सारी चीजें करेगा जो कि एनडीए नहीं कर पाई है। अब इसके नेतृत्व की बात आई तो कहा यह गया कि देश की सबसे बड़ी जो पार्टी रही, जो सबसे पुरानी पार्टी रही, वही इसका नेतृत्व करेगी। हालांकि बीच में कुछ खटपट भी दिखाई पड़ी। लगातार कई सारे राज्यों के चुनाव बीत गए, लोकसभा का भी चुनाव खत्म हो गया। हाल में बिहार का चुनाव जब खत्म हुआ तो इंडिया अलायंस की स्थिति ऐसी नजर आई कि अब उसके नेतृत्व पर और अस्तित्व पर दोनों पर सवाल उठने लगे। राहुल गांधी फिलहाल उसका नेतृत्व करते हुए दिखाई पड़ रहे थे इंडिया अलायंस का, लेकिन अभी इस वक्त अखिलेश यादव को नेतृत्व और कमान दे दी जाए ऐसी डिमांड सामने आ रही है। आपको ध्यान होगा इससे पहले ममता बनर्जी को नेतृत्व दे दिया जाए, इसकी भी चर्चा खूब हुई थी। अब ये जो बार बार इंडिया अलायंस में नेतृत्व बदलने की बात कही जा रही है, क्या राहुल गांधी के ऊपर भरोसे की कमी है या वाकई में भीतर खाने सब कुछ ठीक नहीं है, ये सिर्फ ऊपर ऊपर का दिखा हुआ गठबंधन है। इसी को थोड़ा विस्तार देंगे। चूंकि लखनऊ सेंट्रल के विधायक समाजवादी पार्टी के जो हैं उन्होंने ये डिमांड की है कि अखिलेश यादव को अब इंडिया अलायंस के नेतृत्व की जिम्मेदारी देनी चाहिए ताकि वो गठबंधन मजबूत हो और एनडीए के बरक्स एक अच्छी तस्वीर में नजर आए। क्या है इस बयान का मतलब? अखिलेश यादव के नेतृत्व से लेके ममता बनर्जी को लेकर नेतृत्व का जो डिमांड थी उस सब का विश्लेषण करेंगे विस्तार से। अवधेश सर, चूंकि आज पहली पंक्ति में आप बैठे हैं तो मैं सोच रही हूँ शुरुआत भी आप ही से कर दूं। ओपनिंग बैट्समैन है आज आप। राहुल गांधी पर आप पिछले कई समय से बोलते रहे हैं कि अब उनकी चर्चा इतनी नहीं करनी चाहिए, लेकिन राहुल गांधी चूंकि नेता विपक्ष भी हैं और इंडिया अलायंस को भी मजबूती से आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। अब कहानी ऐसी है कि अखिलेश को नेतृत्व देने की मांग हो रही है। इसके पहले ममता बनर्जी की भी बात हो रही थी, जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा। कैसे देख रहे हैं इस डिमांड को? क्या समझा जाए? राहुल के भरोसे की जो कमी है वो दिखाई पड़ती है या वाकई में ये सिर्फ ऊपर ऊपर वाला गठबंधन है, एनडीए के सामने खुद को मजबूत दिखाने की सिर्फ एक कहानी है, मजबूती है नहीं? अगर किसी स्वर्गीय हो गए व्यक्ति को जीवित दिखाकर या उसके ताबूत को दिखाकर और हम कोशिश करें कि अभी ये जागृत होकर उठेगा और फिर चमत्कार कर देगा, बदल देगा और उस पर हम डिस्कशन डिबेट करें तो फिर तो इसका कोई अर्थ ही नहीं है।
INDIA जब बनने के साथ ही उसकी मृत्यु हो गई, जब नीतीश कुमार जी उसको छोड़ के, जिसने बनाया वही छोड़ दिया कि यहाँ हालत खराब है। दूसरी उसकी जो उसका सबसे बड़ी उपलब्धि उसकी हुई वो ये हुई कि उसमें शरद पवार जी शामिल थे और INDIA के बाद जो है वो पार्टी टूट गई और महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व में सरकार बन गई। अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल लेके वहाँ चले गए। इसके बावजूद हम लोग कह रहे हैं कि INDIA है, और INDIA मतलब मुझे तो INDIA कहीं दिखा नहीं, केवल वहीं दिखा जहां कांग्रेस के साथ कुछ दलों का गठबंधन है, वहां होता चला गया है। वो सच INDIA न कभी था न है, ये हमारी चर्चा में था और उस चर्चा को हम बनाए रखते हैं। दूसरा, राहुल गांधी जी का मेरा मानना है कि राजनीति के वो योग्य नहीं है। अब भारत की बदली हुई राजनीति और कांग्रेस जैसी पार्टी को खड़ा करने के लिए जो समझ, क्षमता, योग्यता, उपयोगिता होना चाहिए, उसके अगर इस समय किसी शीर्ष नेतृत्व में सबसे अयोग्य और जिसको हर दृष्टि से अस्वीकार किया जाना चाहिए, ऐसा कोई व्यक्तित्व अगर कांग्रेस में है तो राहुल गांधी है। आपने कहा कि ये मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कांग्रेस को खत्म करने, कांग्रेस को नष्ट करने, कांग्रेस को समाप्त करने की कोशिश कौन कर रहा है? राहुल गांधी की पूरी राजनीति पार्टी और अपने सहित आत्मविनाश की राजनीति है। बिहार में अगर आप जाते तो लोगों के अंदर, आम लोगों के अंदर इस बात का गुस्सा था कि इतना बड़ा नेता, न हमारा वोट कटा न उनका वोट कटा, और इसको लेकर के चल रहा है, इसको कैसे वोट दे दे? आपने अपने विरुद्ध एक रिएक्शन पैदा कर दिया और बाद में व्यवहार से गठबंधन को रिएक्शन पैदा कर दिया, और जब दूसरे फेज की लड़ाई हो रही है तो आप एक टाइगर रिजर्व में घूम रहे हैं। तो राहुल गांधी अब राजनीति में चर्चा के विषय नहीं होने चाहिए, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। जब तक इसका सम्मोहन रहेगा, भारत में कोई सकारात्मक विपक्ष खड़ा नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी भी पुनर्जीवित नहीं हो सकती है। मैं तो उस सोनिया गांधी परिवार के नेतृत्व वाली कांग्रेस का वर्तमान भारत की राजनीति के में सत्ता की दृष्टि से प्रभावी भूमिका का कोई दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। इसको जितनी जल्दी नोट कर लेंगे उतनी जल्दी भारत की राजनीति का विश्लेषण सही पटरी पर आ जाएगा। माइनस राहुल गांधी, अगर अब बात, राहुल गांधी जब तक हैं इस देश में मुद्दों पर बात नहीं होगी, इस देश में कोई सकारात्मक संघर्ष नहीं होगा, कोई सकारात्मक बहस नहीं होगी। और राहुल गांधी मतलब ऐसे करते हैं जैसे वो एक माया उत्पन्न कर दो, आओ वोट चोरी, और एकदम लगा जैसे कोई एंग्री यंग मैन फिल्म में कूदा और एकदम चमत्कार किया और फिर चला गया और लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं, उनकी पार्टी जीत जाएगी। ये कैरेक्टर 2012 में उन्होंने कागज फाड़ा था मैनिफेस्टो का उत्तर प्रदेश के चुनाव में, वहां से आज तक मैंने समझा वो बदले होंगे, वो वही के वही हम लोग राहुल गांधी पर चर्चा कर रहे हैं। मैं तो बल्कि दूसरी पार्टियों को भी कह रहा हूं कि राहुल गांधी कुछ भी बोले, आपके बारे में भी बोले विरोध में, तो एक ही बात कहो कि अब राहुल गांधी ऐसे व्यक्ति तो नहीं है जिन पर कि उत्तर दिया जाए और जिनकी चर्चा की जाए। दूसरी बात जो आप कह रही हैं INDIA, तो लोकसभा चुनाव के बाद क्या स्थिति हुई थी देश में? सभी पार्टियों ने बोला था, ममता जी ने कहा कि मैं उसके लिए तैयार हूं। समाजवादी पार्टी की ओर से जो नाम उठा है, अभी तो अखिलेश जी तय करें ना कि भाई अगर राहुल गांधी जाकर के तेजस्वी यादव को जो थोड़ा बहुत मिल सकता था उसका भी नाश कर दे सकते हैं। राहुल गांधी की सबसे बड़ी ताकत ये हो गई थी कि इस देश में मुस्लिम वोट बैंक तेलंगाना के राजनीति से उनके कांग्रेस के साथ आया था, ये ताकत थी, इसके बदौलत तो मोल भाव कर रहे थे। बिहार की राजनीति ने साफ कर दिया है कि अगर मुसलमानों को कोई विकल्प मिलेगा तो राहुल गांधी या कोई पार्टी विकल्प नहीं है। जहां ओवैसी थे वहां ओवैसी को वोट दिया, और केवल सीमांचल में नहीं मिला है, अलग अलग गौड़ा बोरम से लेके और गया तक उसके ऐसे उम्मीदवारों को वोट मिला है। तो अब जो उनकी ताकत थी वो खत्म हो गई है। अब उत्तर प्रदेश में अगर अखिलेश यादव जी को लगता है कि मुस्लिम वोट उसको छोड़ने से नहीं मिलेगा तो उनकी गलतफहमी है। अब उस भार को वो ढोना चाहते हैं जबरदस्ती अखिलेश जी, जो कुछ बचा खुचा है उसका नाश करना चाहते हैं, तो राहुल गांधी जी को लेके चले, यही सच्चाई है, कटु यथार्थ है। राकेश जी, ये पार्ट टाइम पॉलिटिक्स वाली जो कहानी है, क्या वही राहुल गांधी के भरोसे, राहुल गांधी पर भरोसे को कम कर रही है, या इंडिया अलायंस के जो दूसरे दल हैं वो ये मान चुके हैं अब कि
राहुल के बस का नहीं है नेतृत्व इस तरीके का, कैसे देख रहे हैं ये पूरा विश्लेषण? देश में दो चीज़ों की धारणाएं बनाई गई। पहला कि इंडी गठबंधन अभी है। इंडी गठबंधन के दो संस्थापक सदस्य जो थे, सबसे पहले नीतीश कुमार जी छोड़े और फिर ठीक लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी इंडी गठबंधन से बाहर हो गई। तो इसका तात्पर्य साफ है कि इंडी गठबंधन तो है ही नहीं। फिर जुलाई 25 में केजरीवाल जी ये कहते हुए बाहर हो गए कि ये तो सिर्फ लोकसभा चुनाव तक के लिए था। तो धीरे धीरे करके आप देखिए कि जो बड़े दल हैं वो सब इंडी गठबंधन से बाहर हो चुके हैं। दूसरा, हम सब पत्रकारों ने मिलकर एक धारणा बना दी कि इंडी गठबंधन का नेतृत्व तो राहुल गांधी कर रहे हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि हम पत्रकारों ने ही चर्चा करके धारणा बना दी कि इंडी गठबंधन का नेतृत्व जो है, क्योंकि इंडी गठबंधन के अंदर इस बात की चर्चा कभी नहीं हुई कि संगठन का नेतृत्व तो राहुल कर रहे हैं। तो हम लोगों ने ये धारणा बनाई चर्चा करके, पार्लियामेंट के अंदर हो, सड़क पे हो या संसद पे हो, कहीं भी इंडी गठबंधन ने राहुल गांधी जी का नेतृत्व स्वीकार नहीं किया। कांग्रेस की तरफ से ये भी प्रोजेक्ट किया गया कि राहुल गांधी जी समूचे विपक्ष के नेता हैं, उसे भी समाजवादी पार्टी ने सरेआम खारिज किया पार्लियामेंट के अंदर। आप याद करिए, जब अडानी के मुद्दे पर राहुल गांधी प्रदर्शन कर रहे थे तो समाजवादी पार्टी दूसरे मुद्दे पर प्रदर्शन कर रही थी। तो आप देखिए कि दोनों के बीच में कहीं तालमेल नहीं है। फिर इंडी गठबंधन का नेतृत्व कौन करे, ये सवाल तब से प्रासंगिक है जब इसका गठन हुआ था। तो पहले ये हुआ कि नीतीश कुमार जी को बना दिया जाए, फिर वो छोड़ के चले गए। फिर आया कि शरद पवार जी को बना दिया जाए। उसके चलते शरद पवार जी और कांग्रेस के बीच में भी आपको याद होगा तनातनी की स्थितियाँ पैदा हो गई थी। फिर लोकसभा चुनाव के बाद मुखर हुई आवाज़ की नेतृत्व किसी के हाथ में दिया जाना चाहिए, क्षेत्रीय दल के हाथ में देना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी में वो बूता नहीं है कि वो एक गठबंधन का नेतृत्व कर सके। नहीं, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद 99 सीटें आ भी गई थी, तो फिर कायदे से तो बनता वही है कि वही देखे। 99 सीट आने के बाद भी नेतृत्व स्वीकार तो नहीं हुआ था। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि उनको नेता प्रतिपक्ष के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया कि समूचे विपक्ष के वो नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन वो स्वीकारता नहीं बना पाए वो, और आज भी वो स्वीकारता नहीं है। जब आपका विधानसभा के चुनाव हरियाणा दिल्ली के हुए तब भी ये बात मुखर हुई थी कि अब राहुल की जगह पे इंडी गठबंधन में किसी बेहतर व्यक्ति के हाथ में इंडी गठबंधन दिया जाना चाहिए, और आज वो बात फिर से उठी है। और आप देखिए, उन राज्यों से ये सवाल उठा है और ये प्रश्न उठा है जिन दो राज्यों में हाल में चुनाव होने वाला है। सबसे पहले पश्चिम बंगाल में होगा और फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में होगा, और ये दोनों दल अपने अपने राज्य में काफ़ी मजबूत है, और ये दोनों दल के नेता अपने अपने राज्य में एक दमखम रखते हैं। ये बात उठना कहीं ना कहीं ये स्वाभाविक तौर पर प्रकट करता है कि जिस इंडी गठबंधन को इस देश में कंधा दे के ढोया जा रहा है, वो इंडी गठबंधन अब बैसाखी पर भी चलने की स्थिति में नहीं है। समीर सर, जैसा कि अभी दोनों ही वरिष्ठ पत्रकारों ने ये कहा कि बहुत ज़्यादा सोच समझकर इंडिया अलायंस को बनाया तो गया था, लेकिन नेतृत्व कुशलता राहुल गांधी उस तरह से नहीं दिखा पाए। इस वक्त राहुल जैसी स्थिति में है, नेता प्रतिपक्ष हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा मजबूत स्थिति में वो इतने जल्दी इस वक्त नहीं आएंगे। वो मौका भी वो नहीं भुना पाए, महागठबंधन में भी भरोसा नहीं दिला पाए, और अब राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो इंडिया अलायंस में भी अब उनका भरोसा खत्म होता दिख रहा है। देखिए, बिल्कुल, जब 23 जून 2023 को पटना में नीतीश कुमार ने जब इंडिया गठबंधन की एक नींव रखी थी, जब सब विपक्ष के नेता इकट्ठे हुए थे, और तब ये लग रहा था कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा तो एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी के एक उम्मीदवार के खिलाफ इंडिया गठबंधन का एक उम्मीदवार देने की योजना बनी थी कि चुनौती देंगे। उस समय लग रहा था कि इंडिया गठबंधन जरूर कुछ बेहतर करेगा और चुनौती देने की स्थिति में आएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो 10 साल से लगातार पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में बना रहे थे। लेकिन उसके बाद जो परिस्थिति ऐसी बनी कि कई चीज़ों को लेकर उनके बीच सामंजस्य नहीं बन पाया। ममता बनर्जी का खुद का ईगो रहा कि भाई मैं इस गठबंधन को लीड करूं। नीतीश कुमार को लग रहा था कि उन्हें प्रधानमंत्री पद का चेहरा बना दिया जाएगा और नरेंद्र मोदी के सामने प्रधानमंत्री के रूप में घोषित करके इंडिया गठबंधन जाएगा। जब उन्हें लगा कि इस तरह की से तैयारी नहीं हो रही है तो नीतीश कुमार उस गठबंधन से अलग हो गए। यह सबसे बड़ी इंडिया गठबंधन का मतलब मुझे लगता है नुकसान था कि जब वो नीतीश कुमार जैसा नेता जो बिहार के मुख्यमंत्री थे, इतने बड़े नेता को वो अपने साथ रोक नहीं सके और नीतीश कुमार चले गए। तमाम बैठकें की, पहले पटना में बैठक होती है, फिर बेंगलोर में वो बैठक करते हैं, उसके बाद दिल्ली में बैठक करते हैं। उसके बाद तय होता है कि भाई इंडिया गठबंधन का एक ऑफिस बनेगा, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी, एक समन्वय बनेगा, एक साझा घोषणा पत्र आएगा, प्रचार अभियान कैसा होगा, मीडिया कौन देखेगा, ये सारी चीज़ें तय होगी।
लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ। ना ऑफिस दिल्ली में कोई कार्यालय बन पाया, न कोई कॉमन उनका घोषणा पत्र आ पाया, न मिलकर ये चुनाव लड़ सके। हालांकि उसके बाद लोकसभा के चुनाव में उसके बाद भी बहुत बेहतर प्रदर्शन किया। कांग्रेस 99 सीटों पर आ जाती है। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से बड़ी पार्टी बन जाती है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए 240, भारतीय जनता पार्टी 240 पर टिक जाता है। तो प्रदर्शन तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का रुका था। उसके बाद उन्हें लग रहा था कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता बन गए। राहुल गांधी को भी लग रहा था और कांग्रेस को कि अब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को 240 सीटों पर रोक दिया है बीजेपी को, तो भविष्य अब राहुल गांधी का और बाकी राज्यों में भी हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे। लोकसभा में जरूर कांग्रेस की सीटें दुगनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में वो जो टेम्पो बना के रखना था वो लग नहीं पाए। महाराष्ट्र के चुनाव में जिस एकजुटता से लड़ना था वह एकजुटता उनमें नजर नहीं। उसके बाद हरियाणा में पार्टी की आंतरिक टूट हुई। बिहार में जिस तरीके से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को मिलकर, हालांकि ठीक है कि वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी ने जब निकाली तो तेजस्वी इच्छा न होने के बाद इसमें शामिल हुए, लेकिन उसके बाद जो टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन में आपस में खींचतान हुई, जिस तरीके से सूची जारी नहीं कर पाए आखिरी समय तक, 12 से 14 सीटों पर फ्रेंडली फाइट कहकर वो चुनाव लड़े तमाम तरह के, तो मुझे लग रहा है कि उसके बाद लगने लगा कि गठबंधन बिखर सा गया इसके अंदर। और फिर परिणाम जिस तरीके से आए तो निश्चित रूप से उस परिणाम के बाद अखिलेश यादव ने भी बहुत प्रचार किया बिहार के अंदर, लेकिन जो चुनाव परिणाम आए बिहार के उसके बाद ये लगने लगा कि क्या कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा जा सकता है, क्या कांग्रेस एसेट है या लायबिलिटी है रीजनल पार्टी के लिए। तो मुझे लग रहा है कि अब अखिलेश यादव, सबसे पहले तो ममता बनर्जी को भी 3 महीने में फरवरी मार्च में बंगाल के अंदर चुनाव लड़ना है, तो ममता बनर्जी तो वैसे भी लोकसभा में स्पेस नहीं दिया था, तो क्या ममता बनर्जी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कोई स्पेस देगी या कांग्रेस से कहेगी कि भाई आप अपने रास्ता देखो, मैं अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी को रोकने में सक्षम हूं, मैं चुनाव लड़ूंगी। क्या तमिलनाडु में स्टालिन कितना स्पेस कांग्रेस को देते हैं क्योंकि वहां पर चुनाव है। आसाम में क्या बदरुद्दीन जो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन नहीं हो पाया था, क्या कांग्रेस उनके साथ गठबंधन आसाम में करने की स्थिति में। केरल में क्या होगा, क्या केरल में जो कांग्रेस का जो गठबंधन है एलडीएफ और यूडीएफ का जो वहां पर होता है और कांग्रेस जिस यूडीएफ का नेतृत्व करती है, क्या वहां दूसरे जो दल कांग्रेस के साथ है वो कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार करेंगे वहां पर और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती तो अभी 5 राज्यों के चुनाव है जहां पर कांग्रेस गठबंधन में, बंगाल में ममता को लेगी, तमिलनाडु में वो स्टालिन के साथ जाएगी, आसाम में भी उस गठबंधन की जरूरत है और केरल में गठबंधन का चुनाव लड़ी रही है। तो यह बताएगा कि इंडिया गठबंधन अभी कितना बचा हुआ है। हालांकि ये ठीक है कि इंडिया गठबंधन के अंदर जो एक सामंजस्य बना चाहिए था वो नहीं है। अब 1 दिसंबर से पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है, क्या इस सेशन के अंदर उस गठबंधन के आपस में सामंजस्य दिखेगा। मुझे लगता है कि ममता बनर्जी ये 5 राज्यों के जो चुनाव है उसके बाद अखिलेश यादव ये तय कर पाएंगे कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस को कितना स्पेस देके। हालांकि ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव 50 से 55 से ज्यादा सीटें कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में देने को तैयार। क्यों नहीं राहुल पर लोग भरोसा कर पा रहे हैं? मैंने छोटा सवाल रखा है क्योंकि राहुल है तो मुझे ज़्यादा आपसे पूछने की जरूरत नहीं ऐसा नहीं है सर। मेरे ख्याल से एक पब्लिक में आके बोलने के अलावा मेरे ख्याल से राहुल गांधी खुद भी अपने ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, लोगों की तो छोड़ ही दीजिए। अब मैं राहुल गांधी जी के स्टाइल पे और या जो ओवरऑल इंडिया गठबंधन की जो राजनीति है, अगर आप उसकी बात करें, जो इंडिया गठबंधन का जब बना था, जब भी बना था तो उसके कुछ ही दिन बाद इंडिया गठबंधन कहीं नहीं था। इंडिया गठबंधन हमेशा से उस शेल कंपनी की तरह रहा है जिसका काम सिर्फ जो है साल में एक बार रिटर्न फाइल करने के टाइम पे होता है। और इंडिया गठबंधन का जो रोल रहा है वो हर चुनाव में उसकी फाइल इसलिए निकलती थी कहीं मुस्लिम मतदाता डिवाइड ना हो जाए। इसके अलावा ये दोनों का फंक्शनिंग एक ही रही है। अब अगर हम इंडिया गठबंधन के जो बड़े घटक दल जिस समय बना था, अब बिखराव हुआ है, अगर आप देखें आरजेडी, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, केजरीवाल जी, नीतीश कुमार जी, ये जो बड़े नॉर्थ के जो बड़े स्टेक होल्डर्स थे, आप इन सबकी राजनीति अगर आप देखेंगे, लालू प्रसाद यादव जी जमीन के नेता, ममता बनर्जी जमीन की नेता, एक एक को व्यक्तिगत रूप से उनका पब्लिक से कनेक्ट होता है। मुलायम सिंह यादव जी को मुझे पर्सनली पता है कि वो 10 साल बाद भी किसी व्यक्ति से मिले, उससे नाम से, उसके गांव से, उसके घर के, उसके बच्चों के बारे में जब पूछना, वो इस तरह से पब्लिक से कनेक्ट रखते थे। सेम नीतीश कुमार जी की राजनीति है। और वहीं इंडिया गठबंधन की अगर बात करी जाए तो राहुल गांधी जी एक दूसरे पक्ष आता है उसमें।
राहुल गांधी जी भारतीय राजनीति के इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे इकलौते ऐसे नेता हैं जिनका ननिहाल विदेश में, जिनके मामा मौसी विदेशी, जिनके सारा भाई बहन विदेशी, तो इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं सर, अभी भी विदेशी ही कहेंगे क्या हैं? बस इसी वजह से वो विदेश में शायद ज्यादा रहते हैं ना भाई, वो देश में कम और विदेश में ज्यादा दिखाई देते हैं। मतलब जो उनकी खबरें आती हैं, निश्चित रूप से मुझे दिन का मैंने कभी कैलकुलेशन नहीं किया, अब आगे शायद करना पड़ेगा। बिहार चुनाव के दौरान आपके ही एक वीडियो पर कमेंट आया था कि अनुराग जी आपने बताया नहीं कि चुनाव खत्म होते ही राहुल गांधी जी फिर नानी हाउस चले गए। हाँ, तो वही मैंने कहा कि अब आगे से शायद मीडिया को यह भी गिनना पड़ेगा कि वो कितने दिन यहाँ रहते हैं और कितने दिन नानी हाउस रहते हैं। तो ये जो इंडिया अलायंस के जो लीडर, जो मतलब स्वघोषित आप कह सकते हैं, जो भी कहें, वो तो एकदम विदेशी प्रवृत्ति के हैं। वो एकदम विदेशों में रहना, एकदम पब्लिक से जिनका कोई लेना देना नहीं, वो जो है एकदम हवाई राजनीति करके, जैसे अवधेश जी ने बोला, आए चुनाव से 4 दिन पहले और कुछ भी एक मुद्दा उछाला और चले गए फिर टाइगर सफारी पे। तो ऐसी राजनीति, और जो दूसरे दल है जो एक्चुअल वोट खींच के ला रहे हैं, आपने वोट आपके पास, मेरा जो अपना आकलन है 2024 के चुनाव में 99 सीटें जो आई, उसमें खुद राहुल गांधी जी के कंट्रीब्यूशन से ज्यादा उनके जो साथी थे उनका ज्यादा बड़ा रोल था। तो मेहनत और ग्राउंड वर्क उनका था और लाभ इनको मिल गया, लीडर ऑपोजिशन ये बन के बैठ गए। अब ये बात शायद सबको समझ में आ गई है। तो अब सब कह रहे हैं कि भाई जब वोट हमें मिलने हैं, वोट बीजेपी ने, एनडीए ने सिखा दिया है कि वोट कैसे मिलने हैं, वोट पब्लिक के बीच जाके मिलने हैं। बुलेट पे यात्रा करके नहीं मिलने हैं, मोटरसाइकिल में साइलेंसर लगा के नहीं मिलने हैं, मोहब्बत का शरबत से नहीं मिलना है, वोट पब्लिक में जाके ही मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में अब इंडिया गठबंधन को, वैसे तो है नहीं, जो भी कागजों में है, अगर उसे धरातल पे लाना है तो एक ऐसा लीडर होना चाहिए जो पब्लिक से कनेक्ट कर सके। विनोद सर, राहुल को लेकर जिस तरीके से लगातार सवाल भी उठ रहे हैं, पार्ट टाइम पॉलिटिक्स की बात कही जा रही है, राहुल गांधी जिन राज्यों में चुनाव है खासतौर से मेहनत से उतरते हुए दिखाई पड़ते हैं। शुरुआत में उनकी तैयारी मजबूती से दिखाई पड़ती है, उनके थिंक टैंक्स जो हैं वो ये अच्छी तरह से बातें कहते हैं कि आपको किन किन मुद्दों को उठाना है। पर क्या वो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में कमी है या क्या दिक्कत है कि वो चुनाव आते आते तक कुछ ऐसा सेल्फ गोल हो जाता है, कोई ऐसी दिक्कत हो जाती है जिसकी वजह से फिर कांग्रेस और राहुल पर सवाल उठने लगते हैं? देखिए, उदाहरण तो थोड़ा सा वैसा है, बदेश है, लेकिन मुझे लगता है दूसरा कोई उदाहरण मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं किसी व्यक्ति की तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उदाहरण दे रहा हूँ। चूँकि हम सब भी लोग गांव देहात से आते हैं तो संपर्क में, तो हमारे उत्तर प्रदेश में, खासकर मध्य उत्तर प्रदेश में, बैल और भैंसा दोनों से खेती होती है। भैंसा ज़्यादा मेहनत करता है, लेकिन कीमत बैल की ज़्यादा होती है ना। तो क्योंकि उसका एक अलग रुतबा होता है, तो वही स्थिति राहुल गांधी के साथ है। मेहनत करते हैं, फिर जैसे भैंसा मेहनत करता है फिर पकड़ाने बैठ जाता है, बैल उछलता कूदता रहता है, तो वो उछलने कूदने की समस्या उनकी है। वो मेहनत तो करते हैं, उसके बाद फिर जैसे चले गए, कोलंबिया चले गए, यहाँ चले गए, तो ये धारणा बनती है कि वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, इलेक्टेड पॉलिटिशियन है। हालांकि मैं उन्हें पार्ट टाइम पॉलिटिशियन अब नहीं मानता, और मैं तो पहले भी नहीं माना था कुछ समय उनकी, लेकिन धारणा बनी जाती है जब आप बीच भारत क्या कहते हैं वोट अधिकार यात्रा निकाल के उसके बाद अचानक बाहर चले जाओगे, 20-25 दिन आप बाहर रहोगे, तो निश्चित रूप से धारणा बनेगी, धारणा के कारण है, और इस पर उनको आत्ममंथन करना चाहिए। तो वो तो उनकी कार्यशैली की एक समस्या है। कई बार हम लोग बहुत ज्यादती कर देते हैं राहुल गांधी, जैसे लोकसभा चुनाव की सफलता का उनको श्रेय नहीं दे रहे। कांग्रेस पार्टी जो है 2014 में 44 सीटों पे आई थी, 19 में 53 पे आई थी, तो आखिर कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना। 53 से लेकर 24 के बीच में 99 सीटें और पप्पू यादव को मिला के 100 सीटें हो गई। आखिर भारत जोड़ो यात्रा का कुछ योगदान होगा उसमें। और जिन राज्यों में, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी अगर कांग्रेस साथ नहीं होती तो समाजवादी पार्टी भी 10 से नीचे होती। उसके बाद भी तो सर कम से कम 8 मैं भी लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ, उसके बाद में आ रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि एक दूसरे को, जब आप गठबंधन में चलते हैं तो एक दूसरे को ऐड करते हैं, कोई ज़्यादा ऐड करता है, कोई कम ऐड करता है। बिहार में क्या हुआ, बिहार में कांग्रेस की तो 3 सीटें थी, 6 सीटें लड़ी थी, और आरजेडी की भी 3 सीटें थी, तो क्या स्ट्राइक रेट था। आरजेडी को डुबो दिया राहुल गांधी ने, बिहार में क्या डुबो दिया राहुल गांधी। 6-7 सीटें लड़ी थी कांग्रेस, 3 सीटें अपनी जीती और 1 सीट जीते पप्पू यादव आरजेडी, और आरजेडी भी 3 जीती।
तो कहाँ चला गया आरजेडी का करिश्मा, जादू, लालू यादव का और तेजस्वी यादव का? लोकसभा की मैं बात कर रहा हूँ कि एड ऑन जो करते हैं, तो ऐसा नहीं है, दोनों एक दूसरे को एड ऑन करते हैं। और जब आप साथ चलते हैं तो जिम्मेदारी दोनों को होती है। अब बिहार के जो असफलता है, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो मान लीजिए राहुल गांधी ने डुबो दिया तेजस्वी यादव को, दूसरा पहलू ये भी तो है कि तेजस्वी यादव को प्रोजेक्ट करने से जंगल राज हावी हो गया और एकदम से सारा वोटर जो निकला था उन्हें वापस चला गया। ये भी एक पहलू है कि लालू परिवार को लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं बिहार में। ये तो लगातार 2014 से साबित ही हो रहा है। 14 में साबित हुआ, 19 में साबित हुआ, 20 में साबित हुआ और 24 में साबित हुआ। लालू परिवार को एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है बिहार में, अब वो हो चुका। तो इसके लिए अब ये गलती कांग्रेस पार्टी की, लालू यादव परिवार को पकड़े हुए है, तो ये उनके मंथन की बात है। तो दरअसल क्या है कि पूरे नतीजों का विश्लेषण अगर आप समग्रता में करेंगे तो एक ज़्यादा, अगर हम एक नज़र से करें तो मान लिया भाई ठीक है, बिहार का तो स्टेक तेजस्वी यादव का था ना ज़्यादा बड़ा, कांग्रेस तो सहयोगी की भूमिका में थी। जब मेन इंजन ही पटरी से उतर गया तो डब्बे क्या करेंगे? वो तो डब्बे की भूमिका में थी, इंजन तो आरजेडी था। जब आरजेडी 25 सीट पर जो है 145 सीटें लड़ने के बाद 25 सीट पे आ गई तो वो 60 सीट लगे 6 सीट पे आ गई, 10% की स्ट्राइक रेट वो भी आ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जिम्मेदारी एक तो इनके आपस की, इंडिया गठबंधन की जहाँ तक बात है, इंडिया गठबंधन में सही सहमत हूँ कि अब तो एक अमूर्त गठबंधन है। लोकसभा चुनाव तक फिर भी उसमें कुछ सक्रियता थी। बंगलौर की बैठक हो रही है, पटना की बैठक हुई, नीतीश कुमार चले गए, बंगलौर की बैठक हुई, दिल्ली की बैठक हुई, मुंबई की बैठक हुई, एक सक्रियता दिखाई पड़ती थी, एक एकजुटता दिखाई पड़ती थी। तमाम घटक दल अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय रखते हुए भी राष्ट्रीय मुद्दों पर एक साथ दिखाई पड़ते थे। लोकसभा चुनाव के बाद जो विफलता कांग्रेस को हरियाणा में, महाराष्ट्र में तो पूरे अगाड़ी को विफलता मिली, उसमें कांग्रेस भी है, शिवसेना, उद्धव ठाकरे भी है, शरद पवार भी हैं। हरियाणा में कांग्रेस फेल हुई, तो उसका नतीजा ये हुआ कि वो इंडिया गठबंधन की प्रासंगिकता अपने आप खत्म होने लगी और न उनके घटक दलों की कोई दिलचस्पी है इंडिया गठबंधन में, और नाम के लिए है। बिहार में वो महागठबंधन है, तमिलनाडु में वो डीएमके अलायंस है, महाराष्ट्र में वो महाविकास आघाड़ी है। तो इंडिया गठबंधन है कहाँ? पहले ही कहा गया तो लोकसभा के लिए है, तो लोकसभा चुनाव तो 29 में आएंगे, जब 29 में आएंगे तब देखी जाएगी। तो इंडिया गठबंधन एज सच कोई गठबंधन आज की तारीख में बचा नहीं है। लोकसभा में जरूर एक विपक्ष का एक हो जाता है, खड़गे जी बैठक बुला लेते हैं, उसमें सब आ जाते हैं, एक फ्लोर कोऑर्डिनेशन हो जाता है, वो पहले भी होता था, कोई गठबंधन बने चाहे न बने। रही बात नेतृत्व की, तो किसी भी राष्ट्रीय गठबंधन का नेतृत्व तो राष्ट्रीय पार्टी ही कर सकती है। क्षेत्रीय पार्टी ने कभी किसी गठबंधन का नेतृत्व नहीं किया, नंबर एक। दूसरी बात, गठबंधन तब चलता है जब जो उसका नेता हो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी सब दलों में हो और पूरे देश में हो, जो अटल जी की थी, तब गठबंधन चला उनका। जो ज्योति बसु की बंगाल में थी, तब लेफ्ट फ्रंट गठबंधन चला। जिनकी नहीं थी गठबंधन टूट गए। मोरारजी देसाई की नहीं थी, जनता पार्टी टूट गई, वो भी तो गठबंधन में था, क्यों? मोरारजी देसाई की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी। वही स्थिति है आज। एनडीए क्यों चल रहा है? क्योंकि नरेंद्र मोदी की एक्सेप्टेबिलिटी है और पावर है। जब आप वोट दिलाते हैं तब आपके पीछे लोग चलते हैं। राहुल गांधी की समस्या ये है, अभी उनकी वो स्वीकार्यता नहीं बनी है जो होनी चाहिए एक गठबंधन का नेतृत्व करने वाले नेता की, कि उनके नाम पर लोग वोट दें और सरकार जो है बने। जिस दिन जैसे लोकसभा चुनाव में हुआ, एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी, लेकिन उसके बाद अगर हरियाणा जीत जाते, महाराष्ट्र में बढ़िया कर लेते, तो आज हम लोग भी वही पर कह रहे होते। लेकिन आपकी जो नतीजा होता है वही तय करता है आपकी योग्यता और आपकी रणनीति की सफलता को। तो जब आप विफल हो रहे हैं तो निश्चित रूप से आपकी रणनीति में, आपकी कार्यशैली में, आपके तौर तरीके में कहीं ना कहीं कोई कमी है, जिस वजह से आप विफल हो रहे हैं। और आपका मुकाबला किससे है? मुकाबला आपका इलेक्शन मशीन से है। किससे? मशीन, ईवीएम की बात नहीं कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के संगठन से, उसकी रणनीति से, उसके कौशल से, उसकी लीडरशिप से, उनके पूरे तंत्र से। तो मशीन वो मतलब इलेक्शन मशीन से मतलब वो नहीं है जो मशीनरी, जो रणनीति है बीजेपी की, जिस तरीके से वो बूथ प्लानिंग करते हैं। 24/7 पॉलिटिशियन है भाई, बूथ प्लानिंग करते हैं। उनसे आपको मुकाबला है। तो आपको अगर उनसे मुकाबला करना है तो आपको 24/7 पॉलिटिशियन तो होना ही पड़ेगा। दूसरा, आप ठीक है, आप रीच आउट कर रहे हो, मान लीजिए कि आप मछुआरों में जा रहे हो, तालाब में कूद रहे हो, आप मिस्त्री के जा रहे हो, ट्रक ड्राइवर पर, ठीक है, आप क्लासेस को रीच आउट कर रहे हो, लेकिन क्या आप मासेस को भी रीच आउट कर रहे हो ना? मासेस को रीच आउट करने के लिए आपने एक एफर्ट किया, भारत जोड़ो यात्रा, जिसका परिणाम आपको तेलंगाना में मिला, लोकसभा में मिला। जब तक आप मासेस को रीच आउट करने के एक्सरसाइजेस नहीं करेंगे, ये सही है, तब तक आप कैसे मुकाबला करेंगे? और आप जिनके साथ मुकाबला कर रहे हैं वो लोग राजनीति के धुरंधर लोग हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आत्ममंथन करने की इंडिया गठबंधन से ज़्यादा कांग्रेस को जरूरत है।
और राहुल को भी। और राहुल को तो है ही, वो आज वो नेता तो वही है पार्टी में। जी, खड़गे जी अध्यक्ष हैं लेकिन नेता तो वही है पार्टी में। ठीक है। मुझे सिर्फ ये कहना है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की 99 सीट जीतने का श्रेय हम तब देने को तैयार हैं जब विधानसभा चुनाव में हार का श्रेय भी उनके सिर जाए। क्यों? यदि आप लोकसभा चुनाव जितवा सकते हैं तो विधानसभा का चुनाव आयोग के कारण कांग्रेस नहीं हार रही। इसलिए दो तरह की धारणाएं नहीं हो सकती हैं। यदि लोकसभा चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में जीता जा सकता है तो राहुल गांधी के नेतृत्व के कारण ही कांग्रेस विधानसभा का चुनाव हार रही और उसका कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दलों पे भी असर पड़ रहा है। बिल्कुल सही बात है शुक्ला जी की कि नेता को अगर सफलता का श्रेय मिलता है तो उसको विफलता की भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उनकी जिम्मेदारी है। कोई भी नेता हो, ये नहीं होगा कि सफलता का श्रेय तो आप ले लें लोकसभा चुनाव का और हरियाणा आप हारे। मैं हरियाणा की बात इसलिए करता हूँ, वहाँ कांग्रेस अकेले लड़ी थी। गठबंधन वाली पार्टियों जहाँ गठबंधन की स्थिति है वहाँ अलग स्थिति होती है, लेकिन जहाँ आप अपने स्टेक पर लड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश हारते हैं, छत्तीसगढ़ हारते हैं, राजस्थान हारते हैं, हरियाणा हारते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है। इसी तरह सवाल होगा। इसी तरह अगर कर्नाटक बीजेपी हारती तो मोदी जी की भी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि सारी सफलता जो है मोदी जी की और विफलता जो है ये दो पार्टी। वो वहाँ जिम्मेदारी लेते हैं सर। नहीं लेते ना, नहीं लेते हैं, यही मैं कह रहा हूँ ना। वो लेते हैं ना, अपने समर्थक लेते हैं। जिस तरीके की किस मर दी जाती है, तो ये हर राष्ट्रीय पार्टी का होता है कि राष्ट्रीय नेतृत्व को बचाने के लिए विफलता की जिम्मेदारी तो क्षेत्रीय नेता पर और सफलता राष्ट्रीय नेता पर। ठीक है, ये दोनों पार्टियों में है। राहुल और इंडिया अलायंस, इस वक्त जैसे इंडिया अलायंस के अस्तित्व पर संकट है, वैसे राहुल के नेतृत्व पर भी संकट दिखाई पड़ रहा है। लखनऊ सेंट्रल के एक जो विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, वो चाहते हैं कि अखिलेश यादव उसका नेतृत्व करें। इसके पहले कल्याण बनर्जी टीएमसी की तरफ से भी आया था कि ममता बनर्जी करें। राहुल क्या अपने लोगों में ही भरोसा नहीं पैदा कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से अब शायद पिछले 8-10 राज्यों के जो चुनाव थे वो हारते चले गए और अब प्लानिंग जो आगे आने वाले राज्यों के चुनाव की है उस लिहाज से क्षेत्रीय दल डरे हुए हैं? काफ़ी अच्छी चर्चा हुई अभी तक और शेल कंपनी का उदाहरण बड़ा अच्छा दिया अनुराग जी ने। मेरा ये मानना है कि इस वक्त इंडिया अलायंस प्रश्न ही नहीं है। राहुल गांधी इंडिया अलायंस के नेता न पहले थे न अभी हैं, और अगर अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के कोई नेता इस तरह की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं तो वो बात का प्रश्न है। अभी कोई भी क्षेत्रीय पार्टी इस स्थिति में नहीं है कि वो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपस्थिति को वैसी दमदारी से, सब क्षेत्रीय दल हैं, क्षेत्रीय दल थे और क्षेत्रीय दल रहेंगे, उनको राष्ट्रीय कहलाने के लिए बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत लंबी। इस वक्त भी कोई राष्ट्रीय दल है परिदृश्य में तो वो कांग्रेस ही है, चाहे वो 40 सीट पर हो, चाहे 4 पर हो, चाहे 90 पर हो, चाहे 100 पर हो। और इस वक्त राहुल गांधी प्रश्न में नहीं होने चाहिए। मुझे लगता है समूची कांग्रेस पार्टी प्रश्न में होनी चाहिए। उनका नेतृत्व इस वक्त राहुल गांधी कर रहे हैं इसलिए। लेकिन प्रश्न ये है कि जो नीचे कांग्रेस का कार्यकर्ता है उसके अंदर जो मायूसी है, निरुत्साह है, उदासी है, उसको दूर करने के लिए कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है। वो न मिस्त्री के घर जाने से, न कारपेंटर के घर जाने से, न तालाब के में गोता लगाने से उत्साहित होगा। आप देखिए कि बिहार अब मुद्दा बचा ही नहीं है चर्चा में भारतीय जनता पार्टी के अंदर। मोदी जी अपने भाषण में कह चुके हैं कि यहीं से गंगा बहकर बंगाल जाती है, बंगाल जा रही। वो न बंगाल पहुंचे बल्कि जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान और सब राज्यों में शुरू हो चुकी है। उस प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी के बूथ लेवल के कार्यकर्ता न केवल शामिल हैं, और मैं तो चूंकि मेरा नाम मध्य प्रदेश में इंदौर में है, वहां के रहवासी संघों के व्हाट्सएप ग्रुप में उनके बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं के फोन नंबर आ रहे हैं कि आपको कोई दिक्कत हो तो हमसे बात कर लीजिए। उस तैयारी से लड़ने की कहीं कोई तैयारी, किसी के पास एक क्षमता है तो वो बीजेपी पर और ईवीएम पर और चुनाव आयोग पर उंगली उठाए। इतनी ताकत हो तो ही उंगली उठाए, और वरना फिर ट्वीट करता रह जाए और मच्छी गोता लगाता रह जाए। पर दिक्कत वहां है ना कि आप जड़ में जा नहीं रहे हो। आपका संगठन कहां है, जिला अध्यक्ष कहां है, बूथ लेवल का कार्यकर्ता कहां है। अभी जो प्रक्रिया चल रही है उसमें आप इन्वॉल्व होगे नहीं, उस प्रक्रिया की गंभीरता को समझोगे नहीं। वो जब बिहार में हुई हम लोग यहां पर केवल चर्चा करते रहे। मेरे घर में हो रही है तो मुझे पता है क्या हो रहा है। 2003 की भी वोटर लिस्ट चेक करके वहां के रेफरेंस मांगे जा रहे हैं, फॉर्म भरवाया जा रहा है। मैंने उस फॉर्म को खुद देखा, पढ़ा है, तो मैं ज्यादा आपको जो प्रक्रिया है उसमें कोई गलती नहीं है। अगर आप नहीं है, मर गए हैं, वहां से जा चुके हैं, तो आपका नाम क्यों होना चाहिए वोटर लिस्ट में? हाँ, और आप हैं और आप वोट देने के काबिल हैं तो आप लड़िए अपने अधिकार। वो तो 4 बार आ रहा है बीएलओ घर पे, फोन कर रहा है, वो रहवासी संघों के व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़ा है और कह रहा है कि आप जिसका फॉर्म रह गया है मैं फिर से कल आपके यहाँ आऊंगा रविवार को, और सुबह आकर मेरे से समझ लीजिए फॉर्म भरने में दिक्कत हो। मुझे तो इस प्रक्रिया में कोई दिक्कत नहीं नजर आई। उस प्रक्रिया में दिक्कत यह नजर आई कि उसमें कांग्रेस के, भारतीय जनता पार्टी के अलावा और 1-2 स्थानीय नेता सक्रिय हुए,
लेकिन किसी ने रोका है कांग्रेस को? कांग्रेस के बूथ लेवल कार्यकर्ता को? है कौन बूथ लेवल का कार्यकर्ता? मुझे तो उसका नाम ही नहीं मालूम। भाजपा के 4 स्थानीय कार्यकर्ताओं के नाम, फोन नंबर वहां आ गए। मैं भले उनको जानता नहीं, उन्होंने लिखा है आपको दिक्कत हो तो हमें बताइए। उसको क्या मालूम मैं किसको वोट देता हूं, या मेरे मोहल्ले के सारे 50 घर किसको वोट देते हैं? बिल्कुल। लेकिन वो लिख रहे हैं कि आपको कोई दिक्कत हो तो हमें बताइए। कांग्रेस का कोई व्यक्ति आया पूछने की दिक्कत हो तो बताइए? सवाल राहुल गांधी है ही नहीं, सवाल इंडिया अलायंस है ही नहीं, सवाल उस रणनीति, उस संगठन क्षमता से लड़ने का है। क्या हम चाहते हैं मजबूत विपक्ष हो? हर पत्रकार यहां बैठा ये कहता है मजबूत विपक्ष हो। अवधेश जी से लेकर समीर जी तक सबने कहा है कि देश में लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब विपक्ष मजबूत होने के लिए क्या तैयारी कर रहा भाई साहब, उसके पीछे कैसे खड़े रहें? कह देना तो आसान है। अभी हमारे कमेंट बॉक्स में आने लगेगा कि ये तो सरकारी मीडिया है, ये तो गोदी मीडिया है। अरे भाई, इस तैयारी का जवाब देने उतर जाओ। तुमको बहुत प्रेम है राहुल गांधी और कांग्रेस से, तो जाओ एसआईआर में अपनी भूमिका निभाओ, तब बात करो ना। हवा में बात कर रहे हैं और फिर चिल्लाने लगेंगे प्रेजेंटेशन दे दे के वोट चोरी हो रही है। भाई साहब, अरे जब ये प्रक्रिया हो रही तब घर में सो रहे हो और फिर प्रेजेंटेशन दे रहे हो और वो बंडल थप्पी जमा रहे हो, वो मंच पे कह रहे हो वोट चोरी हो गई। और जब प्रक्रिया हो रही तो मैं उसमें भागीदारी करनी नहीं है। वोटर को घर से निकाल तक बूथ के लाने की ताकत तुम में है नहीं, और ट्वीट करना है। मेरे ख्याल से प्रश्न यहीं पर है। राहुल और कांग्रेस दोनों को चिंतन और मंथन की जरूरत है। पहले दौर में हमने राहुल पे बात कर ली, अब थोड़ा अखिलेश पर भी चर्चा कर लेते हैं। अखिलेश यादव की स्वीकार्यता को आप कैसे देख रहे हैं? अगर मान लीजिए कि इंडिया अलायंस के बहुत सारे दल 2029 के लिहाज से तैयारी करने के हिसाब से ये कहें कि अखिलेश को नेतृत्व दिया जाए, कैसे देख रहे हैं? अब आपने चर्चा को इतनी गंभीर बना दिया है, भी तो गंभीर है क्योंकि अब हमारे यहाँ हमारे बड़े भाई है विनोद जी, इनसे तो मैं सीखता हूँ कि भाई इतनी भी मतलब आशावाद की भी जो सीमा होती है उसको भी पार कर जाना, उस सीमा तक कि मतलब 1 बरस भी अभी नहीं बीते, कितने बदल गए चेहरे सर। राहुल गांधी यही कर रहे होंगे अभी इस समय। अखिलेश जी पर उन्होंने पूछा है, मैं थोड़ा 1-2 पंक्ति बोलूंगा फिर अखिलेश जी पर आऊंगा। समय का बस ध्यान रखें बस। राहुल गांधी को 2014 के चुनाव में के पहले उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था, जो एक प्रकार से कांग्रेस में एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट होता है। 13 कमेटियां बनी थी, इनको मेरे से ज्यादा बेहतर, सबके शीर्ष पर वही थे। 206 सीटें मिली थी और 3 चुनाव में उन्होंने 99 पर पहुंचा दिया। यह राहुल गांधी की उपलब्धि हो गई है। और एक आदमी को 116 सीटें मिली थी, तीसरे चुनाव में वो 240 तक पहुंच गया। तो उसकी तो यही करो कि जब आप एकदम से अतिवादी होप करते हैं, भाई कांग्रेस को बचाना है तो इसको स्वीकार करना पड़ेगा। मैं बहुत लंबे समय से बोल रहा हूं कि 2004 के भी चुनाव को याद करते हैं तो बीजेपी को 138 सीटें थी, कांग्रेस को 145 सीटें थी, बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। सोनिया गांधी जी को जब नेतृत्व दिया गया 1999 में, तो कांग्रेस इतिहास की सबसे कम सीटें 114 तक सिमट गई थी। एक परिस्थिति बस वो सरकार बन गई, क्योंकि 55 सीटें, इतिहास में 52 सीटें अधिकतम वामपंथी पार्टियों को आ गई थी। मुलायम सिंह जी को 34 या 35 सीट उत्तर प्रदेश से आ गई। 2004 की परिस्थिति बिल्कुल अलग थी, लेकिन इससे कांग्रेस की कोई ऐसी स्वीकार्यता बढ़ गई हो, ये स्थिति कभी हुई ही नहीं है। 1967 के बाद सारे चुनाव कांग्रेस ने जीते असामान्य परिस्थितियों में, लेकिन समय नहीं है, कभी इस पर बात करेंगे तो मैं बताऊंगा। देखिए अखिलेश इस समय चूंकि कांग्रेस फेल हो रही है, तो इसीलिए उत्तर प्रदेश में सबको लगता है, और उत्तर प्रदेश में अगर भाजपा के विरुद्ध किसी को भी वोट देना होगा तो वो कहां जाएगा? जैसे बिहार में भी अगर भाजपा और जनता दल यू के विरुद्ध जाना है तो कहां जाना होगा? उसमें मैं ये कहूं कि उसमें तेजस्वी यादव की भूमिका है और अखिलेश जी की भूमिका है, तो हमारी भूल होगी। अखिलेश यादव जी ने भी देखिए समय मतलब मूल्यांकन तो बिल्कुल मतलब आपको उससे करना पड़ेगा, उसमें बाएं दाएं नहीं। अखिलेश यादव जी ने 2017 की पराजय के बाद से उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे योगी आदित्यनाथ सरकार को, भाजपा को कोई भी परेशानी पैदा हो। ठीक, तो जब परेशानी आप सोशल मीडिया पर या ठोको सरकार कह के, बुलडोजर सरकार कह के, क्या अखिलेश यादव जी ने अपने आप को ऐसा पेश किया है कि उनकी लीडरशिप उत्तर प्रदेश में भी सर्व स्वीकार हो और फिर वो उस ढंग से राष्ट्रीय स्तर पर उनके नेतृत्व को सब स्वीकार कर ले? किसी नेता ने कह दिया है ये? मुझे तो जो अभी दिखाई दे रहा है 2022 का चुनाव जो उत्तर प्रदेश का था, वो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है कि सत्ता में आने के बाद सबसे ज्यादा दुखी और पीड़ित उनके समर्थक और कार्यकर्ता होते हैं, उसकी एक बड़ी परिणति थी वो। और 2024 का चुनाव उसकी एक व्यापक परिणति थी और कैंडिडेट्स के गलत सिलेक्शन के हिसाब थे।
उसमें जो लोगों कहाँ वोट देते, जब उनके विरोध में वोट देना है या नहीं काम करना है, दो ही स्थिति होती है। लेकिन इसमें अखिलेश जी की कोई भूमिका हो गई हो स्पेशल, ये कभी दिखा नहीं है। अखिलेश जी ने मुलायम सिंह के जाने के बाद अपनी उस रूप में लीडरशिप क्वालिटी पेश नहीं की है। उनके यहाँ भी उतनी ही समस्या है जो कांग्रेस में समस्या है। उनके नेताओं से बात करिए कि अखिलेश जी को बताते नहीं तो कहेंगे उनको सुनना ही नहीं है। तो इसलिए ये हारे को हरि नाम से भारत की राजनीति नहीं चल सकती है। एक तो देश में नरेंद्र मोदी, अमित शाह और पूरे इस परिवार के समानांतर कोई तो एक चेहरा हो जिसका एक विजन दिखे लोगों का। बिल्कुल ठीक। जो लगे कि भैया ये समस्याओं को हम दूर करना चाहते हैं और केवल हर समय विरोध के लिए करना है। अब समय बदल गया है, आप कहते हैं विपक्ष, अब लोग उस रूप में नहीं चाहते हैं। लोग सही काम का समर्थन करिए, जहां काम सही नहीं है दबाव डाल के वो काम कराइए। लोगों का मानस बदल गया हुआ। राकेश सर, अखिलेश यादव, जिस तरीके से अखिलेश को लेकर चर्चाएं चल रही हैं या उनकी पार्टी के भीतर से उनके नेतृत्व की बात कही जा रही है, एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि वो वाली समस्या कि अपने कैंडिडेट से जुड़ाव और बूथ से जुड़े रहना, वो वाली समस्या तो समाजवादी पार्टी में भी है। तो क्या 29 तक आते आते ये जो इंडिया अलायंस है ये बिना नेतृत्व के दिखाई पड़ेगा? क्योंकि राहुल चाहिए नहीं, अखिलेश उस तरीके से नेतृत्व कर नहीं पाएंगे, तो 29 में इंडिया गठबंधन की कैसी तस्वीर? देखिए 29 तो बहुत दूर की बात है। अभी तात्कालिक देखिए आप, 2024 के बाद से जो भी विधानसभा के चुनाव हुए उसमें एक नए तरीके के समीकरण आए। समीकरण ये आया कि एक मैसेज सभी जगह कांग्रेस की तरफ से दिया गया कि हम अपने वोट को वापस ले रहे हैं। इसीलिए मतलब जिस दल के साथ कांग्रेस ने गठबंधन किया, विधानसभा चुनाव में उसी दल के खिलाफ उसने कैंडिडेट उतारा। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ उतारा और बिहार में आपके आरजेडी के खिलाफ और कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ उतारा। तो क्षेत्रीय दलों ने एक रणनीति बनाई और रणनीति ये है कि हम यदि कांग्रेस को अपने नेतृत्व में चलता हुआ दिखाने का संकेत देंगे तो उसका जो वोट छीनो अभियान है उसको हम कुंद कर देंगे। तो ममता बनर्जी और अखिलेश यादव जी की तरफ से या उनकी पार्टी की तरफ से जो ये मांग उठवाई गई है कि नेतृत्व तो अखिलेश जी को करना चाहिए या ममता जी को करना चाहिए, तो पूरी रणनीति ये है कि जो अपने आप को सारे क्षेत्रीय दलों का नेतृत्व करने का संदेश देके चल रही है कांग्रेस, उस कांग्रेस को हम अपने नेतृत्व में चलता हुआ दिखाएं, जिससे हम अपने वोट को बचा सके। क्योंकि इस समय पर क्षेत्रीय दलों के सामने जो सबसे बड़ा खतरा है वो खतरा कांग्रेस बन के खड़ी हो गई है और यदि कांग्रेस अपना वोट वापस ले गई तो इनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। तो ये रणनीति चल रही है अखिलेश जी और ममता जी की तरफ से कि कांग्रेस को कैसे हम क्षेत्रीय दलों के नेतृत्व में चलता हुआ दिखा के उसको द्वयम दर्जे की पार्टी निरूपित कर सके, घोषित कर सके। समीर सर, अखिलेश यादव, अगर अखिलेश यादव के नेतृत्व की बात कही जा रही है, जैसा कि राकेश सर भी बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की तरफ मैसेज देने की कोशिश है कि भाई हम उस तरीके की प्रेशर पॉलिटिक्स कर पाएं, आप अखिलेश यादव के नेतृत्व किस लिहाज से देखेंगे, कैसे देखेंगे? क्योंकि अब 29 की बात मैं लगातार इसलिए कर रही हूँ क्योंकि 29 की ही तैयारी कहा गया कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए, तो भाई अब तो नंबर 29 का ही आएगा। तो उस वक्त अखिलेश के नेतृत्व को अगर सारी पार्टियों की स्वीकार्यता हो जाती है तो कैसे देखेंगे? देखिए 2029 के लिए अभी समय है, लेकिन 2027 के लिए भी अभी समय है कि लोकसभा विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का 2027 में, उसके पहले तो 4 महीने में अभी बंगाल का विधानसभा चुनाव होने वाला है। अगर ममता बनर्जी फिर से भारतीय जनता पार्टी को हरा देती है और मुख्यमंत्री बनती है, जो 2011 से लगातार बंगाल की बनी हुई है, तो ममता बनर्जी की दावेदारी ज्यादा होगी इंडिया गठबंधन को लीड करने के लिए। क्योंकि अखिलेश यादव 2012 से 2017 रहने के बाद 17 में चुनाव हार चुके हैं, उसके बाद फिर वो चुनाव हारे। सिर्फ लोकसभा में 37 सीटें जीत जाने का मतलब ये नहीं कि आप इंडिया गठबंधन को लीड करने की स्थिति में आ गए हो। आप जो 37 सीटें जीते हो उसमें कांग्रेस की भी भूमिका है, ये अखिलेश यादव भूल नहीं सकते। बंगाल में ममता बनर्जी जो करती है उसमें कांग्रेस की भूमिका नहीं है। ममता बनर्जी अपनी दम पर लड़ती है और 29 सीटें लोकसभा में जीती है। तो अभी अगर मार्च अप्रैल में जो चुनाव होने वाले हैं, अगर ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी को फिर चुनाव में हरा देती है तो यह तय है कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी नेता बनकर उभरेगी। और यह कहा जाएगा कि अब 2029 के लिए ममता बनर्जी को चेहरा बनाया जाए और ममता बनर्जी रोक सकती है। अखिलेश यादव अभी किसी दौड़ में नहीं है। अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती अभी 2027 का विधानसभा चुनाव जीतना है, जो उनके लिए सबसे मुश्किल है। और बिना कांग्रेस के समर्थन के, सहयोग के, वो चुनाव जीत नहीं सकते। जिस तरीके से बिहार में ओबीसी ने प्रदर्शन किया, और ओबीसी तो उत्तर प्रदेश के तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो अखिलेश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि बिहार में जिस तरह से
लालू परिवार से यादव वोट टूटा है, मुस्लिम वोट टूटा है, वही क्या ट्रेंड उत्तर प्रदेश में दिखेगा कि जो यादव और एमवाय का जो समीकरण है, वही एमवाय समीकरण को जो मोदी जी ने महिला और युवा बनाकर बिहार में अपने पक्ष में किया था, क्या योगी और मोदी इसी एमवाय समीकरण को अपने पक्ष में लेकर आएंगे और अखिलेश यादव फिर चुनाव हारेंगे? अखिलेश यादव अगर 2027 का चुनाव हारते हैं तो इंडिया गठबंधन के लीड करने की संभावना खत्म होगी। ममता बनर्जी अगर चुनाव जीतेगी तो ममता बनर्जी बनेगी, और ममता बनर्जी भी हार जाती है तो फिर अखिलेश के लिए रास्ता रहेगा कि 2027 जीतकर वो दावा पेश करे। फिलहाल मुझे अखिलेश के लिए इंडिया गठबंधन में कोई संभावना नजर नहीं आती। जिस तरीके से अखिलेश को लेकर ये इस तरीके के बयान आ रहे हैं, थोड़े दिनों पहले हमने ममता बनर्जी के लिए भी देखा था, समीर जी ने ये बात कही कि भाई यूपी से पहले तो बंगाल का चुनाव है, अगर मान लीजिए बंगाल में मजबूत स्थिति ममता आ गई तो वो मांग तो मुखर हो जाएगी कि नहीं इन्हें नेतृत्व दिया जाए। क्या ये वाला जो बयान आया कि अखिलेश को नेतृत्व दिया जाए, ये वो डर है जो कि बिहार में दिखा, उस वजह से शायद अब यूपी में एक जमीन बनाने की तैयारी हो रही है अखिलेश के लिए खासतौर से? देखिए, ये इसे डर से ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि ये हर आदमी ये इस समय जो जितने भी ये दल हैं, ये अपना मतलब वो होता नहीं रिंग में अपना फेंक दिया कि आगे देखा जाएगा क्या होना है क्या नहीं होना है। लेकिन एक पत्थर पे हाँ लहरें लेकिन एक चीज़ एकदम सच है, जिसे मानिए ना मानिए, अगर इंडिया गठबंधन जो अभी किताबों में है अगर वो मूर्त रूप होता है तो निश्चित रूप से उसका जो नेतृत्व है शेल कंपनी का एक्चुअल, हाँ मतलब अगर शेल कंपनी जो एक्चुअल कंपनी में कन्वर्ट होती है तो उसके मैनेजिंग डायरेक्टर कोई ना कोई कांग्रेस से ही होगा। अब ये अलग की बात है कि कांग्रेस से निश्चित रूप से कि राहुल जी के अलावा नहीं कोई छोड़ा ही नहीं ना। मतलब अब मजबूरी यह है कि या तो आप राहुल गांधी जी को नेता मानो या अपना रास्ता देख लो। अब कांग्रेस पार्टी में जो किसी टाइम में थोड़ी सी क्षमताओं की, लोगों से कनेक्ट की, आपके नेतृत्व की कुछ कीमत होती थी, वो खत्म हो चुकी है। आज सिर्फ ये है कि राहुल जी आपसे प्रसन्न हैं तो आप कांग्रेस के नेता हैं, नहीं हैं तो नहीं हैं। अब आप अगर अखिलेश यादव जी को इंडिया अलायंस का नेता बनाते हैं, या आप टीएमसी में ममता बनर्जी को बनाते हैं, या तेजस्वी यादव जी को बना देते हैं, आप सभी जितने भी कॉम्बिनेशंस बनते हैं आप सब बना के देख लीजिए, आप एक मुसीबत से निकल के आप दूसरी मुसीबत पे जा रहे हैं। तो ये इलाज नहीं है, ये इंडिया गठबंधन का ये इलाज नहीं है। इलाज कुछ और है जिस पे काम करने की जरूरत है कि आप जिससे लड़ रहे हो आप उसकी तरह सोचना शुरू करो। आप सोच रहे हो दूसरी तरह से और आप लड़ने जा रहे हो एनडीए से। आप अभी मतलब एक मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, बहुत छोटी सी चीज है कि वहां पे बिहार चुनाव हो रहा है, बीजेपी का कोई देश का ऐसा बड़ा नेता नहीं है जो वहां पे काम नहीं कर रहा है। मतलब मैंने एक बयान सुना, विनोद तावड़े जी वहां 3 साल से काम कर रहे हैं लगातार, और वहीं दूसरी तरफ ये तेजस्वी यादव जी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ डांस कर रहे हैं। मतलब आप भारतीय मतदाता का मजाक उड़ा रहे हो, आप उनको क्या बेवकूफ समझ रहे हो? ये सीधे सीधे भारतीय मतदाता का मखौल उड़ाने वाला काम था कि आप ये सोच रहे हो कि हम एक इन्फ्लुएंसर के साथ सड़क पे खड़े होकर डांस करेंगे और हमको वोट मिल जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ पूरी पार्टी, सैकड़ों लोग वहां बने हुए हैं, काम कर रहे हैं। तो बंगाल पहुंच गए, बंगाल में पिछले 1 साल से काम हो रहा है, बूथ लेवल का काम। बंगाल से में आज से काम नहीं हो रहा, पिछले काफी सालों से वहां काम चल रहा है और नतीजा शायद इस बार देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, ये बात मैं कहूंगा कि ममता बनर्जी अखिलेश से और तेजस्वी जी से डिफरेंट है, मतलब बेहतर है। विनोद सर, अखिलेश यादव को लेकर इस तरीके का बयान, अगर राहुल को अखिलेश रिप्लेस करते हैं तो इंडिया गठबंधन की तस्वीर कैसी होगी? अखिलेश यादव। इसके पहले मैं अभी भी जस्ट एक पोस्ट आई है कांग्रेसी कार्यकर्ता की, हम सभी जानते हैं विश्वनाथ चतुर्वेदी, जिन्होंने मुलायम सिंह परिवार के खिलाफ मुकदमा किया था। 1.5 दशक से गांधी परिवार का कार्यकर्ताओं से होने वाला संवाद खत्म होने के बाद आए नोट कल्चर ने भाड़े के आयातित नेताओं, बागी गैंग को गांधी परिवार को गुमराह कर पार्टी तबाह करने का अवसर दिया। तो ये कांग्रेसी कार्यकर्ता की पीड़ा है, ऐसे कांग्रेसी कार्यकर्ता की जो वाकई तन मन, धन तो है नहीं उसके पास, तन और मन से तो पूरी तरह कांग्रेसी है। देखो, जहाँ तक प्रतीक्षा ने पहले भी कहा था कि किसी भी राष्ट्रीय गठबंधन का नेतृत्व तो हमेशा राष्ट्रीय पार्टी का ही नेता करता है। अब आप सोचो, क्या मान लीजिए एक काल्पनिक स्थिति है
कि कल को मोदी जी परिदृश्य से हट जाएं तो क्या एनडीए का नेतृत्व तो आप चंद्रबाबू नायडू को दे देंगे? नहीं हो सकता, वो रहेगा कोई बीजेपी का ही नेता। तो इसी तरह से सही कह रहे हैं कि राहुल गांधी हो या हो, लीड हमेशा नेशनल पार्टी ही करेगी। मान लिया अखिलेश जी हैं, अखिलेश जी की सबसे बड़ी चुनौती तो यूपी में है, फिर यूपी के बाहर उनकी क्या स्वीकार्यता है? भाई बिहार में जहाँ जहाँ वो गए, अगर वहीं कुछ सीटें मान लीजिए इंडिया गठबंधन जीत लेता अच्छी तरीके से, महागठबंधन, तो भी लगता। तो ममता जी मैं समीर जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। अगर 2026 में ममता बनर्जी फिर जीत जाती हैं और उसी स्थिति से या उससे थोड़ा 19-20 स्थिति से सरकार बना लेती है, तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर पर उनका दावा विपक्ष की राजनीति के लिए सबसे बड़ा बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि उनकी मेहनत, उनके कनेक्ट और उनकी व्यक्तिगत ईमानदारी पर कोई उंगली नहीं है। उनके मंत्री करप्शन में पकड़े गए, सब पकड़े गए, लेकिन व्यक्तिगत ममता बनर्जी की जो, जैसे नीतीश कुमार के बहुत सारे मंत्री दागी हैं, लेकिन नीतीश कुमार की व्यक्तिगत ईमानदारी पर कोई उंगली नहीं। तो ये ममता बनर्जी उसमें हो सकती हैं। एक और सिनेरियो में बताऊं आपको, एक सिनेरियो ऐसा है कि आज भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी और अमित शाह दोनों नेता ऐसे हैं जो किसी बड़े परिवार से नहीं आते, जहाँ तक पहुँचे हैं अपनी मेहनत और अपने राजनीति से पहुँचे हैं। अब आप कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, मतलब तमिलनाडु तक जाइए, तो आपको जो नेतृत्व मिलेगा गैर भाजपा का, वो सब परिवारों का नेतृत्व है, इंक्लूडिंग कांग्रेस। अभी परिवार का ही नेतृत्व है। ठाकरे परिवार, अब्दुल्ला परिवार, बादल परिवार, आप इधर चले आइए, क्या कहते हैं, जितने मतलब स्टालिन परिवार, एक अकेली ममता बनर्जी ऐसी हैं जो परिवार से नहीं आई हैं, जो जमीनी कार्यकर्ता है। एक तो ये उनका गुण है सबसे बड़ा। बाकी सारे तेजस्वी, अखिलेश, सब बड़े परिवारों के, राजनीतिक परिवारों से के वो वारिस हैं, उत्तराधिकारी। तो एक तो जब मोदी जी के सामने ममता बनर्जी की यूएसपी भी काउंटर है कि भाई आप भी परिवार से नहीं, मैं भी परिवार से नहीं, कम से कम। वो अलग बात है कि अभिषेक बनर्जी उनकी को वो बढ़ा रही हैं आगे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से वो किसी परिवार से, वो अपनी मेहनत से हैं। तो ममता का दावा ज़्यादा मजबूत हो सकता है, बशर्ते 26 में बंगाल वो जीत लें। अखिलेश जी की जहाँ तक बात है, पहले उनकी चिंता और चुनौती उत्तर प्रदेश में अपने को स्थापित करने की है, क्योंकि 2014 के बाद 2024 का चुनाव ने उनको संजीवनी दी है। वरना 14 में समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर सिमट गई, 19 में भी 5 सीटों पर सिमटी, 17 में विधानसभा में हारी, 22 में फिर विधानसभा में नई सरकार बना पाई। तो अखिलेश जी को पहले तो यूपी बचाने की चुनौती है, उसके लिए वो सारे काम करेंगे, बजाय कि अपने को राष्ट्रीय उसमें फंसाएं कि वो पंचायत करें बुला करके दलों के बदला। मान लीजिए इंडिया गठबंधन नेता बन गए, अब तमिलनाडु में कोई मसला फंसा हुआ है, तो अखिलेश जी पंचायत करें, वहां शुरू करें, पहले अपने को देखें ना। सर, जिस तरीके से सभी का ये विश्लेषण था कि अखिलेश और ममता की अगर बात होगी तो ममता शायद ज्यादा मजबूत दावेदारी पेश करेंगी। राहुल को अगर इंडिया अलायंस से हटा ही दिया जाए तो अखिलेश और ममता की जो कहानी होगी वो किस तरीके से नेतृत्व को प्रभावित करेगी इंडिया गठबंधन के, और 29 की छवि कैसी दिखाई पड़ेगी? अखिलेश ममता को स्वीकार नहीं करेंगे, ममता अखिलेश को स्वीकार नहीं करेगी, पर दोनों में तुलना करेंगे तो ममता ज़्यादा मजबूत है। कारण बहुत अच्छे से विनोद जी ने गिनाई दिए हैं। वो ना केवल परिवारवाद से नहीं आती, बल्कि वो भाजपा की तरह मजबूती से मैदान में खड़े रहना, और उससे आगे मैं कहूँगा साम दाम दंडभेद सब अपनाना। जो बंगाल में वाम खत्म हुआ और उस वाम की जो पूरी रणनीति थी अल्ट्रा लेफ्टिस्ट और लेफ्टिस्ट वाली, जो पूरा लाल किला बना रहा लंबे समय तक पूरा बंगाल, उनके कार्यकर्ताओं को तोड़कर टीएमसी में लाना, टीएमसी में कांग्रेस की जो साम्यवादी विचारधारा था उसको लाने के साथ साथ वो एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा जो लेफ्टिस्ट वाली थी, जो अल्पसंख्यक वोटरों को अपने पास रखना, किसी भी तरीके से हिंसा करनी पड़े, हिंसा का सहारा लेना पड़े, हत्या करनी पड़े, लेकिन कैडर को अपने पास रखना, और जो दूर पाला बदल के जा रहा है उसको धमकी देना। आप देखो बाबुल सुप्रियो और ऐसे बड़े बड़े भी नेता जो कूद कूद के भाजपा में आए थे, सबको डर के मारे वहां जाना पड़ा, कोई समर्थन के लिए नहीं गया है। जब उन्होंने देखा कि भाजपा वो सब कर नहीं पा रही जिस दावे और वादे के साथ वो आई थी और वो उम्मीदें नहीं है, तो ये सारा श्रेय भी ममता बनर्जी को है कि उन्होंने साम दाम दंडभेद की पूरी नीति अपनाकर अपने किले को मजबूत रखा। इसका क्रेडिट आपको उनको देना पड़ेगा। ममता बनाम अखिलेश में जमीन ममता की ज्यादा मजबूत है, लेकिन बंगाल तक सीमित है। अखिलेश खुद अपने उत्तर प्रदेश को नहीं बचा पा रहे, ठीक है, वो पहले उत्तर प्रदेश को तो बचा लें। मैं फिर से कहूंगा कि इंडिया अलायंस क्वेश्चन में ही नहीं है, और इंडिया अलायंस का नेतृत्व तो बिल्कुल ही क्वेश्चन में नहीं है।
वो एक ऐसी शेल कंपनी है जब जरूरत पड़ने पे उसकी फाइल खोल ली जाती है। मैं बिल्कुल इस उदाहरण से सहमत हूं। तो उसका कोई महत्व ही फिलहाल नहीं है। और इन सबका फेविकॉल क्या है जिससे जुड़ते हैं? मोदी विरोध। तो जब लोकसभा चुनाव आएगा तो फिर मोदी विरोध का गोंद इनको चिपका देगा, क्योंकि इनको मालूम है अकेले तो अपन हरा नहीं सकते। उस गोंद से चिपकते हैं, फिर अपने अस्तित्व को ढूंढने के लिए उसी गोंद को तोड़ के भाग जाते हैं। नेगोशिएटिंग पावर उसके पास ज्यादा रहेगी जो जीतेगा। अगर हरियाणा जीत जाते राहुल गांधी तो निश्चित तौर पर उनके पास नेगोशिएटिंग पावर ज्यादा आ जाती। आज बिहार में कुछ थोड़ा ठीक ठाक कर लेते तो वो फिर अपनी बात रखने के लिए मजबूती से उस गठबंधन के साथ बने रहते और चेहरा भी बने रहते। वो आप जब जीत ही नहीं पा रहे हो, कहीं नहीं जीत रहे हो, तो वो आप जो बार्गेनिंग पावर है, नेगोशिएटिंग पावर है, वो कहां से लाओगे? मुझे लगता है कि अभी इस वक्त क्षेत्रीय दलों तक अपनी लड़ाई को सीमित रखना और क्षेत्रीय दलों से आमने सामने की लड़ाई लड़ना ये भाजपा की रणनीति का हिस्सा रहा और वो रहेगा, और उसमें वो सफल भी हो रहे हैं। और जहां उनको लगता है वो खुद कमजोर है, वहां पर जैसे बिहार में उनको मालूम है वो कमजोर है तो उन्होंने जेडीयू के साथ कर ही लिया। महाराष्ट्र में उनको पता था अपने दम पर नहीं हो पाएगा तो उन्होंने शायद शिवसेना को तोड़ दिया लेकिन अपनी तरफ मिला लिया। तो भाजपा अपनी रणनीति पर कायम है। या तो वो क्षेत्रीय दल जिसके साथ समझौता हुआ है उसको कमजोर करके खुद बड़ा बन जाएगी, या फिर उसको बड़ा बनाए रखकर भी अपने अस्तित्व को बचाए रखेगी। और ये रणनीतिक सूझबूझ इंडिया अलायंस में तब तक नहीं आएगी जब तक वो या तो वो तय कर लें कि आगे अब हम एक पार्टी के रूप में अस्तित्व में नहीं रहना, सिर्फ गठबंधन के। तब आप अपने उस सारे स्वार्थ को, अपनी कमाई हुई जमीन को त्याग कर उस गठबंधन का हिस्सा हो जाओगे। और आप ये चाहते हो कि अभी तो गठबंधन में बने रहो लेकिन मेरी पार्टी और मेरा जमीन और मेरा जनाधार भी खत्म नहीं हो, तो दोनों चीजें साथ में नहीं चल पाएंगी। इस विषय को हमने इसलिए भी आज चर्चा का विषय रखा क्योंकि सभी वरिष्ठ पत्रकारों का ये मत रहा है हमेशा से कि विपक्ष को तो मजबूत होना ही है। इंडिया अलायंस बना ही उसी उद्देश्य से था कि वो एनडीए के बरक्स काम करेगा, लेकिन अपने ही जो मामले हैं वो नहीं सुलझा पा रहे हैं और अब नेतृत्व पर भी संकट है और इंडिया अलायंस के अस्तित्व पर भी संकट है। बहुत शुक्रिया आप सबका खबरों खिलाड़ी देखने के लिए। तमाम मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, जरूर वहां आए और अपनी बात रखें। शुक्रिया।